अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं द हिंदू का। ग्रोथ पैंक्स इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है कैसे दुनिया भर की एजेंसीज जैसे कि वर्ल्ड बैंक, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंडिया के ग्रोथ फोरकास्ट को 2022-23 के लिए चेंज कर रहे हैं। इंडिया जितना तेज़ी से ग्रो करना चाहिए था शायद उतना तेज़ी से इस साल ग्रो नहीं करेगा। देखते हैं, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ये आपका आज का क्विज। अगला आधा घंटा आप इस क्लास में इन्वेस्ट करें। ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, सारे क्वेश्चंस इस क्विज में कवर हो जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास के लास्ट में इसका सोल्यूशन करवाऊंगा। मन से क्लास लेनी है, 5 में से 5 आपको मार्क्स लेने हैं, है ना। ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। चलिए शुरू करें, आइए कुछ नया सीखते हैं। करेक्ट, ग्रोथ पैंक्स। देखिए, ग्रोथ का मतलब होता है विकास, डेवलपमेंट। पैंग का मतलब होता है सडन पेन, अचानक से आने वाला दर्द। कह रहा विकास को लेकर के अचानक से पूरी अर्थव्यवस्था में दर्द आ गया है, पैंग आ गया है, पेन आ गया है। आई बात समझ में। और बात कर रहा है ऑन वर्ल्ड बैंक फोरकास्ट फॉर इंडिया। वर्ल्ड बैंक की उस फोरकास्ट की बात की जा रही है, उस भविष्यवाणी की बात की जा रही है जो इंडिया के लिए की गई है। तो अब विकास उतना तेज़ी से शायद ना हो पाए और ये चीज़ बड़ी दर्ददायी है, बड़ी पेनफुल है, पैंग्स हमें दे रही है। पैंग नाम का वर्ड नोट करें, अचानक से होने वाला दर्द कहलाता है पैंग। फोरकास्ट का मतलब होता है प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी, फोर टेलिंग, प्री डायग्नोसिस। ये सारे वर्ड्स अभी डिटेल में आर्टिकल में आएंगे। चलो अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है सम हेडलाइन इंडिकेटर्स मे बी शाइनिंग बट द रिकवरी इज स्टिल रैगिड एंड वल्नरेबल। कह रहे कुछ हेडलाइन इंडिकेटर्स जो है ना, इंडिकेटर का मतलब होता है सूचक, आपको किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन मिले इंडिकेटर से। हेडलाइन का मतलब होता है मेन, जो आपकी हेड की लाइन बनाए, जो प्राइमरी हो। कह रहे वर्ल्ड बैंक के कुछ इंडिकेटर्स जो आए हैं, जो मेन इंडिकेटर्स हैं, मैक्रो इंडिकेटर्स हैं, हो सकता है वो शाइनिंग वाले हों, हो सकता है वो चमक भरे हों, हो सकता है वो आशा भरे हों, लेकिन बट जो रिकवरी है वो अभी भी रैगिड है और वल्नरेबल है। देखिए, वल्नरेबल का मतलब होता है डिफेंसलेस, किसी चीज़ के सामने कमज़ोर, प्रोन। और रैगिड का मतलब होता है कटी छटी, पूरी तरीके से स्मूथ नहीं है, बहुत कटी छटी सी है, अभी भी अपने पाँव पे रिकवरी खड़ी नहीं हुई है। समझ में आ गई ना बात। इंडिकेटर्स की वर्ब है मे बी शाइनिंग, रिकवरी की वर्ब है इस। वल्नरेबल आप जानते हो, डिफेंसलेस या कमज़ोर को बोलते हैं। रैगिड नाम का वर्ड आपको कैसे याद करना है, यहाँ से दिखा देता हूँ मैं आपको। आजकल ऐसी जीन्स चल रही हैं, इनको बोलते हैं रैगिड जीन्स, है ना। रिप्ड जीन्स बोल दो या रैगिड। तो ये कटी छटी है ना, हमारी रिकवरी भी ऐसी कटी छटी सी है, पूरी स्मूथ तरीके से नहीं आ रही। इस वर्ड को आप इस जीन्स से कनेक्ट करके रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब इस आर्टिकल की सारी वोकैबुलरी पर नज़र डालते हैं ताकि इसको स्मूथली पढ़ते जाएं। उसी के साथ में ऐड करना चाहूँगा, आप में से ज़्यादातर लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी एग्जाम्स। अब देखो, सेल्फ स्टडी के साथ में अगर आपको ज़रूरत है एक्सटर्नल हेल्प की, अच्छे टीचर्स हों, आपको गाइड करें, पूरा सिलेबस आपका कवर करवाएं, आपको मोटिवेटेड रखें, आपके डाउट्स को सॉल्व करें, तो आप फ़ायदा ले सकते हो एक्सटर्नल हेल्प का अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज के जरिए। ये क्वालिटी कोर्सेज आपको मिलेंगे इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। अपने कोर्स को चूज़ करो। लेट से आप चूज़ करते हैं बैंकिंग को, तो यहाँ से आप अवेल कर सकते हैं अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक बैंकिंग कोर्स। प्रीलिम्स और मेंस, क्लैरिकल और पीओ, सारा सिलेबस, सारे सब्जेक्ट्स इस कोर्स में कवर हो जाते हैं। पूरा कोर्स लाइव है। आइकॉनिक में आपको एडिशनल फैसिलिटी ये होती है कि लाइव क्लासेस के दौरान टीचर से पर्सनल कनेक्शन और पर्सनल डाउट सॉल्विंग भी आपको मिल जाती है। क्लिक ऑन आइकॉनिक और यहाँ से आप अवेल कर सकते हैं 6 महीने, 12 या 24 महीने का आइकॉनिक कोर्स बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। देखो, ये प्राइसेस आज रात को 20% बढ़ने वाले हैं, रात 12 बजे। अगर आपको चाहिए कोर्सेज, यू कैन टेक बेनिफिट। और जो प्राइसेस देख रहे हो, इन पे एडिशनल डिस्काउंट लेना ना भूलें। अगर आप यूज़ करते हैं कोड YT10, अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पे आपको एडिशनल 10% ऑफ मिल जाता है। सो मेक श्योर टू यूज़ द कोड YT10, अपना डिस्काउंट लेना ना भूलें अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पे। चलिए, अपनी वोकैब शीट है, सारे नए पुराने वर्ड्स इसमें मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ये शीट रखी हुई है, रोज़ अपडेट होती है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी रखा है फर्स्ट कमेंट में। आज मैं आपको तरीका भी बता दूंगा वर्ड्स को याद कैसे रखना है, ठीक है, रिवीजन कैसे करोगे आप। तो आज के वर्ड्स देख लेते हैं पहले। टेन्यूअस, रेजिलियंस, सैंग्विन, मैंड्रीन्स, एश्यू एंड प्रोग्नोसिस। 6 वर्ड्स हैं, 6 वर्ड्स ऑलरेडी कर चुके हैं। जब भी आपको मैं इस तरीके से वर्ड बताता हूँ पुराने वाले, अब आपको कैसे इनको रिवाइज करना है, ध्यान से समझो। वोकैब शीट को निकाल लो, टेलीग्राम पे या कहीं से भी निकाल लो, अपने फ़ोन में निकाल लो या प्रिंट निकाल लो, और इनके मीनिंग के ऊपर हाथ रख लो। पहले खुद से पूछो टेन्यूअस का क्या मीनिंग होता है, रेजिलियंस का क्या मीनिंग होता है, सैंग्विन का क्या मीनिंग होता है। अगर मीनिंग निकल आए तो एक सेंटेंस को दिमाग में बनाने की कोशिश करो।
और मान लीजिए किसी सेंटेंस का मीनिंग आपको याद नहीं आया, मैंड्रीन का मीनिंग याद नहीं आया, तो कुछ नहीं करना है, मैंड्रीन पे जो सेंटेंस बना हुआ है उस सेंटेंस को देख करके मीनिंग को याद करने की कोशिश करो। आगे ना बात समझ में। इस एक्सरसाइज को करोगे ना, बार बार करोगे, जब ये वर्ड्स रिपीट होंगे कुछ दिनों में ये 700-800 वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। यही तरीका है वोकैब को याद करने का। पहले खुद से सारे वर्ड देखने हैं कितने याद हैं आपको, फिर सेंटेंस पढ़ पढ़ के देखने हैं कितने वर्ड आप जो है याद नहीं होने के बावजूद भी याद कर पा रहे हो। चलिए अब शुरू करते हैं। टेन्युअस, टेन्युअस का मतलब होता है बहुत कमज़ोर, फ्रेजाइल हो, वीक हो, थिन हो। देर इज़ ए टेन्युअस डिफरेंस बिटवीन अ सोल्जर एंड अ टेररिस्ट। एक बहुत ही महीन, बहुत ही कमज़ोर सा फासला होता है एक सोल्जर और एक दहशतगर्द आतंकवादी के बीच में। आ रही बात समझ में। फ्रेजाइल नाम का इसका सिनोनिम है जो आप आज आर्टिकल में देखने वाले हैं। अगला वर्ड है रेजिलियंस। इसका मतलब होता है गिर के उठने की ताकत। आपको किसी ने मारा, आप गिर गए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप खड़े हो गए ना फिर से, तो आप रेजिलियंट हैं, रेजिलियंस से भरपूर हैं। रेजिलियंस नाउन है, रेजिलियंट इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है ना, रेजिलियंस से भरा हुआ। तो इंडियन इकोनॉमीज रेजिलियंस हैज़ हेल्प्ड अस कोप विद द रिसेशन ऑफ 2009। हमारी इकॉनमी की रेजिलियंस ने, हमारी इकॉनमी की गिर के उठने की ताकत ने हमें मदद की है 2009 के रिसेशन से निपटने में, कोप विद करने में। तो सेंटेंस साथ में बनाया करो, सेंटेंस नहीं बनाओगे तो वर्ड को कभी भी याद नहीं कर पाओगे। अगला वर्ड है सैंग्विन। 2-3 दिन पहले ही करवाया मैंने आपको। सैंग्विन का मतलब होता है जब सारी दुनिया निराशा में हो तब भी आप आशावादी हों। ऐसा ऑप्टिमिस्टिक इंसान जो कि सबके निराशा में होने के बावजूद भी आशा की, जिसके अंदर उम्मीद कायम हो। कॉन्फिडेंटली ऑप्टिमिस्टिक को बोलते हैं सैंग्विन। लीडर्स आर दोज हु हैव सैंग्विन व्यूज ऑफ द सिचुएशन इवन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। लीडर्स, राजनेता वो लोग होते हैं जिनके पास एक आशावादी व्यू होता है किसी भी सिचुएशन का, यहाँ तक कि एडवर्सिटी, बुरे वक्त की सामना करते हुए भी, इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। सैंग्विन मतलब एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक। इसको अपबीट, स्पिरिटेड और ब्यूएंट भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा, समझ गए ना, ऑप्टिमिस्टिक टाइप का जो पर्सन होता है। फिर एक वर्ड है मैंड्रीन, ये करवा चुका हूँ आपको। सरकारी ऑफिशियल्स को बोलते हैं मैंड्रीन। सरकारी बड़े बाबू अधिकारी जो होते हैं सेक्रेटरी लेवल के, आईएएस लेवल के, उनको बोलते हैं मैंड्रीन्स। मैंड्रीन्स हैव हिंटेड एट द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर कोविड लॉकडाउन। बड़े बड़े अधिकारियों ने, बाबुओं ने, आईएएस ने हिंट किया है एक और पॉसिबिलिटी की तरफ, जो है दूसरे कोविड लॉकडाउन की, अनदर कोविड लॉकडाउन की। मैंड्रीन का सिंपल भाषा में मतलब होता है ब्यूरोक्रेट। इसकी स्पेलिंग देख लेना, बहुत अच्छी स्पेलिंग है। चलो अभी याद करवाऊंगा आपको, ब्यूरोक्रेट, ठीक है। जहाँ पे ये आएगी ना, इसका तरीका आपको बताऊंगा याद करने का। एश्यू, एश्यू का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर रहना, किसी चीज़ को त्याग देना। स्टे अवे फ्रॉम करना, अवॉइड करना या शन करना। इसका सिनोनिम जो शन है, इसको आज आप आर्टिकल में देखने वाले हो। अ सिविलाइज सोसाइटी शुड एश्यू या शन वायलेंस। किसी भी सभ्य समाज को वायलेंस से दूर रहना चाहिए, या तो उसको एश्यू कर देना चाहिए या शन कर देना चाहिए। तो एश्यू नाम का वर्ड, शन इसका सिनोनिम आर्टिकल में देखोगे। लास्ट वर्ड है प्रोग्नोसिस या प्रोग्नोस्टिकेशन। बड़े अच्छे से वर्ड मैंने आपको याद करवाया हुआ है। देखिए ये वर्ड बना है प्री प्लस में डायग्नोसिस से। डायग्नोसिस मतलब जांच। डॉक्टर के पास जाते हो ना आप कि भाई मेरी जांच करो, मेरा ब्लड टेस्ट करो, है ना, मेरी लिपिड प्रोफाइल देखो, मेरी शुगर देखो, तो आप करवाते हो डायग्नोसिस। लेकिन डायग्नोसिस अगर आप प्री करवाओ, मतलब बीमारी होने से पहले ही डॉक्टर के पास चले जाओ और बोलो कि भाई मेरा चेक करके बता, कोई मुझे बीमारी नहीं है ना, तो एक्चुअल में आप अपनी बॉडी के लिए एक भविष्यवाणी करवाने की कोशिश कर रहे हो डॉक्टर से, सब कुछ ठीक है या नहीं है। आ गई बात समझ में। प्री डायग्नोसिस से वर्ड बना है प्रोग्नोसिस या प्रोग्नोस्टिकेशन। किसी भी चीज़ की भविष्यवाणी, प्रोजेक्शन या प्रिडिक्शन कहलाती है प्रोग्नोसिस या प्रोग्नोस्टिकेशन। तो ये वर्ड आज आप आर्टिकल में देखेंगे। द लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस या प्रोग्नोस्टिकेशन फॉर द इकॉनमी इज रादर डिसअपॉइंटिंग। लंबी टर्म का जो प्रोग्नोसिस है, जो भविष्यवाणी है पूरी इकॉनमी के लिए, थोड़ी सी निराशावादी है। सैंग्विन की बिल्कुल उल्टी है ना। सैंग्विन आशावादी, डिसअपॉइंटिंग निराशावादी। चलिए यही 5-6 वर्ड्स हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया है। रोज 20 वर्ड्स, अगेन बता रहा हूँ मैं, 20 वर्ड्स अ डे आपको इस तरीके से रिवाइज करने हैं। 2 महीने के अंदर एक एक वर्ड सेंटेंस और सिनोनिम एंटोनिम के साथ आपके दिमाग में बैठा होगा। बस इस नियम को नहीं तोड़ना है, 20 वर्ड्स अ डे के जो आपके फॉर्मूला को। आ जाओ आर्टिकल पे, फटाफट आपको समरी दे दें किस बारे में लिखा हुआ है। यह आर्टिकल हमें बता रहा है कि कैसे वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक और आरबीआई तीनों ने ही नए एस्टीमेट्स निकाले हैं भारत की अर्थव्यवस्था के इस साल की विकास की दर के, डेवलपमेंट की रेट के। अब भारत की बात ही नहीं है, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में ऐसा हो रहा है कि विकास की दर जो है कम होने वाली है। इसके रीजंस क्या हैं? बहुत बढ़ती हुई महंगाई और रशिया यूक्रेन वॉर। कोविड-19 तो था ही अलग से पहले से ही।
हमारा आर्टिकल कह रहा है कि इंडिया के लिए बार बार निराशावादी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ आ रही है। हर एजेंसी यही कह रही है कि इंडिया इस साल उतना तेज़ी से ग्रो नहीं करेगा जितना यूक्रेन वॉर से पहले हमने सोचा था। अब आर्टिकल ये बात भी कह रहा है कि कई अच्छी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं, शाइनिंग चीज़ें भी हमें देखने को मिल रही हैं, लेकिन जो चीज़ें परेशान करने वाली हैं उनको हमें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। आज की टोन है कंसर्न्ड। अच्छी चीज़ें तो हैं लेकिन परेशान करने वाली चीज़ें वो ज़्यादा हैं। वी आर कंसर्न फॉर द इकॉनमी, कैसे ये काम करेगी पूरा साल। कंसर्न टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, शुरू कर लेते हैं फटाफट से, आ जाओ। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स अपनी ऐप को जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, योर इंग्लिश ट्यूटर। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक डाल रहा हूँ। आपको यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइसेस में अच्छे और बेहतरीन कोर्सेज मिलते हैं। डिस्क्रिप्टिव का, बैंकिंग का, एसएससी का, सभी कोर्स मैं खुद बनाता हूँ। फ़ायदा आप इनका ऐप पे जा करके ले सकते हो। चलो, आर्टिकल को स्टोरी बना के पढ़ना है, फिर बता रहा हूँ। फाइनेंशियल आर्टिकल है, कभी नहीं पढ़ पाओगे अगर स्टोरी नहीं बनाई तो। अब देखो स्टोरी से पढ़ते हैं इसको। कह रहा है द वर्ल्ड बैंक पेयर्ड its 2022 growth projections for South Asian economies to 6.6% on Wednesday, from an estimate of 7.6% released in January, emphasizing that post-pandemic growth was already uneven and fragile before the Russia-Ukraine conflict triggered fresh challenges. सबसे पहले बता रहा है कहानी क्या है। कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि एक वर्ल्ड बैंक नाम की संस्था है, जिसका नाम आप अच्छे से जानते हो, है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। डब्ल्यू बड़ा, बी बड़ा, आगे द लगा हुआ है। कह रहा है ये जो द वर्ल्ड बैंक है, जो प्रॉपर नाउन है, इसने कर दिया है पेयर, इसने कर दिया है काट छांट। पेयर करना मतलब काट देना। और क्या छोटा किया इसने, क्या काटा है भाई? 2022 के ग्रोथ की प्रोजेक्शन को, 2022 में विकास की संभावनाओं को। और किसके लिए? पूरे साउथ एशियन इकॉनमीज़ के लिए। बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, हर कंट्री के लिए, साउथ एशिया के अंदर जो आती है। अब देखो काट छाट के कहाँ लेकर के आया? ये भाई काट के ले आया 6.6% पे, और ये काम हुआ है वेंसडे को, बुधवार को। अब देखो कहाँ से काट के लाया है? काट के लाया है फ्रॉम, उस एस्टिमेट से, उस अंदाजे से जो था 7.6% का, और जिसको रिलीज़ किया गया था इसी साल की जनवरी में। तो ऐसा किया है इस वर्ल्ड बैंक ने। अब देखो ये कैसा किया है इसने भाई, किस तरह से किया है काम इसने? ये जो सारा काम इसने किया है ना ताम झाम, ये किया है इसने एम्फसाइज करते हुए, इस चीज़ पे जोर देते हुए, स्ट्रेस करते हुए, दैट वो बात ये है कि जो पैंडमिक के बाद की जो ग्रोथ है, पोस्ट पैंडमिक जो ग्रोथ है, कोरोना के बाद का जो विकास है, वो पहले से ही अनइवन था, वो पहले से ही उबड़ खाबड़ था, और बड़ा ही फ्रेजाइल था, बड़ा टेन्युअस था, बड़ा कमज़ोर था। और कब से पहले भाई? इससे पहले, बिफोर, जब रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट ने भड़का दिया, ट्रिगर कर दिया नई चुनौतियों को, नए चैलेंजेस को, फ्रेश चैलेंजेस को। तो ये किया वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने ये बोला भाई 7.6 हमने बोला था जनवरी में, अब अप्रैल आ गई ना, अब हम बोल रहे हैं 6.6% से साउथ एशिया ग्रो करेगा। और हम ये भी बता रहे हैं आपको कि रशिया यूक्रेन की वजह से तो हो ही रहा है, लेकिन हमारा डेटा ये कहता है कि उससे पहले भी हालत बहुत पतली थी साउथ एशिया की, उससे पहले भी रिकवरी जो है अनइवन या फ्रेजाइल हुआ करती थी। अब इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। वर्ड बैंक की वर्ब है पेयर्ड। पेयर का मतलब होता है काट छाट करना, किसी चीज़ के साइज़ को छोटा करना। वर्ड कैसे याद रहेगा ये? आप अपने नाखून काटते हो ना, तो आप पेयर करते हो उनको, हल्का हल्का काटते हो ना, पूरा तो नहीं काट देते। पेयर का मतलब ही होता है धीमे धीमे किसी चीज़ के साइज़ में कमी लाना, जैसे आप नाखून को काटते हो, पेयर योर फिंगर नेल्स। प्रोजेक्शन का मतलब होता है, क्या होता है? आपका अंदाज़ा, किसी को लेकर के आपका एस्टिमेशन, असेसमेंट। पेयर करके लेकर के आया है 6.6% पे, तो पेयर्ड टू 6.6। और कहाँ से लाया है? फ्रॉम लगा के बता रहा है, फ्रॉम द एस्टिमेट ऑफ 7.6। तो यहाँ से फ्रॉम से टू यहाँ तक ऐसा लाया है। एम्फसाइजिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब वर्ल्ड बैंक ने काट छाट की उसी वक्त इस बात पे भी एम्फसाइज कर रहा था। दो काम एक साथ हो रहे हैं। पहले काम को बना दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब, दूसरे काम को वर्ब के आईएनजी फॉर्म कॉमा लगा के बना दिया पार्टिसिपल। ठीक है। पैंडेमिक रिकवरी ग्रोथ की वर्ब है वॉज, अनइवन मतलब उबड़ खाबड़, रफ, फ्रेजाइल मतलब टेनुअस, फ्लिमजी, वीक, बहुत ही कमजोर। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वर्ब है ट्रिगर्ड। ट्रिगर का मतलब होता है किसी चीज़ को भड़काना, कोज करना, इंसाइट करना, प्रोवोक करना, इंस्टिगेट करना, किंडल करना। सारे वर्ड्स आप जानते हो भड़काने के। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल आपसे यहीं पूछ लेता हूँ मैं, ठीक है, फटाफट से मेरे को ये बता दो, इस सेंटेंस में ऐसी कौन सी चीज़ हुई है जिसकी वजह से यहाँ पे हैज़ पेयर्ड नहीं लिख सकते हैं? बात समझ में आ गई मेरी? वर्ल्ड बैंक हैज़ पेयर्ड, ऐसा कौन सा ग्रामर रूल, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट हमारे आड़े आ गया कि मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदल ही नहीं सकता? जिसको आता है कमेंट सेक्शन में डालो, जिसको नहीं आता है कमेंट सेक्शन से जाके चेक करो। सही होता है तो मैं हार्ट दे देता हूँ, आपको पता लग जाएगा सही आंसर कौन सा है।
आगे बढ़ते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं अपने ऑलरेडी, है ना। कह रहा द रिपल इफेक्ट्स ऑफ हाई oil and fuel prices, food prices that prevailed even before the war and were exacerbated since February 24 are key factors worrying the bank as people's real incomes take a hit. कह रहा है जो रिपल इफेक्ट है, रिपल इफेक्ट क्या होता है, आगे से आगे होने वाला इफेक्ट। भाई काम हुआ यहाँ पे, भूकंप आया मान लो जयपुर में, और आपको तमिलनाडु तक उसके झटके आ रहे हैं मान लो, तो ये है रिपल इफेक्ट, दूर तक जाने वाला इफेक्ट। कह रहे जो दूर तक जाने वाला जो इफेक्ट है ना, रिपल इफेक्ट है, और किसका, बहुत ही हाई ऑयल का और फूड प्राइसेस का। और कौन से ऑयल और फूड प्राइसेस, जो कि प्रिवेल हुए थे, जो कि बने हुए थे, जो कि प्रचलन में थे। प्रिवेल का मतलब होता है प्रचलन में होना, जो कि बने हुए थे यहाँ तक कि वॉर से भी पहले। और कह रहे जो कि एक्सेसरबेट हो गए और बुरे हो गए और ज़्यादा वर्स हो गए फरवरी 24 जो से ही, सिंस फरवरी 24। कह रहा है जो रिपल इफेक्ट है ना ऐसे प्राइसेस का, जो पहले से ही बहुत महंगे थे, कह रहा है ये प्राइसेस ने आर की फैक्टर्स, ये है रिपल इफेक्ट जो है अपने आप में बड़ा ही की फैक्टर है। और कौन सा फैक्टर है भाई, वरी करने वाला, बैंक को परेशान करने वाला वर्ड बैंक को। अरे क्यों, कह रहा है क्योंकि पीपल की जो रियल इनकम है उसने लिया है एक हिट। टेक अ हिट का मतलब होता है चोट खाना, लोगों की वास्तव की जो इनकम है उसको नुकसान होता जा रहा है, लोग पहले से पैसा कम कमा रहे हैं। चलिए सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। रिपल इफेक्ट की वर्ब है आर, हो नहीं सकती है लेकिन लिखी हुई है, टेक्निकली इसकी वर्ब होनी चाहिए इज। द रिपल इफेक्ट इज की फैक्टर्स, आई बात समझ में। रिपल इफेक्ट ऑफ प्राइसेस इज की फैक्टर, इज अ की फैक्टर। दैट आया प्राइसेस के लिए, इसकी वर्ब है प्रिवेल्ड, और दैट की दूसरी वर्ब है वर एक्सेसरबेटेड। एक्सेसरबेट का मतलब होता है चीज़ों का खराब से खराब होना, बद से बदतर होना, एग्रावेट होना, एक्सेसपिरेट होना, ये वर्ड्स आप जानते हो है ना, बदतर होने को। वरिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो फैक्टर्स जो वरी करते हैं, जो परेशान करते हैं, और किसको करते हैं, बैंक को। रियल इनकम की वर्ब है टेक। टेक अ हिट का मतलब होता है चोट खाना, किसी चीज़ का डैमेज हो जाना। बढ़े आगे, इसमें और कुछ देखने वाला है क्या? चलो ये रिपल इफेक्ट मैं आपको समझा देता हूँ। एक पिक्चर देखोगे ना तो हमेशा याद रह जाएगा ज़िंदगी भर। एक सेकंड रुक जाओ, ये पिक्चर देख रहे हो, बूंद कहाँ पड़ी है, यहाँ पड़ी है, इफेक्ट कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ये जो आप गोल 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 देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं रिपल्स, और यही है रिपल इफेक्ट। बूंद तो यहाँ पड़ी है लेकिन इफेक्ट वहाँ तक आ रहा है। कोरोना तो 2020 में आया था, लेकिन 2022-23 तक कोरोना के जो है प्रभाव को हम झेल रहे हैं, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में रिपल इफेक्ट। याद रहेगा हमेशा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आर आएगा, ध्यान रख लेना, इफेक्ट की वर्ब आर होनी चाहिए। कह रहा है इंडिया जीडीपी द बैंक रिकॉन्स may now grow by 8% in 2022-23, not 8.7% as it had earlier forecast, before dropping further to 7.1% in 2023-24. अब बैंक का ये कहना है कि ये रिपल इफेक्ट जो आए हैं, सारा कुछ ख़राब हो रहा है एशिया में। इसमें अगर इंडिया की बात करें ना, देखो पहले एशिया की बात थी, कह रहा है इंडिया का कहना है, इंडिया के लिए कह रहा है इंडिया की जो जीडीपी है, बैंक ऐसा रिकॉन करता है, ऐसा कैलकुलेट करता है, ऐसा एस्टिमेट करता है कि वो अब ग्रो हो सकती है 8% से इस चालू साल में 22-23 में, ना कि 8.77% से, जैसा कि बैंक ने पहले फोरकास्ट किया था, पहले रिकॉन किया था। और कब, कह रहे ये जो काम होगा ये होगा ड्रॉप करने से पहले और आगे, और कहाँ तक, 7.1% 2023-24 में। तो बैंक ने पहले बोला था 8.7% इंडिया, अब बोल रहा है 8% इंडिया इस साल, और कह रहा है अगले साल तो 7.1 ही रह जाएगा, बहुत कम होने वाली है ग्रोथ अगले 1-2 सालों में। अब एशिया से इंडिया पे मूव कर चुके हैं इस बैंक के रिकॉर्ड के हिसाब से। जीडीपी की वर्ब है मेनो ग्रो, बैंक की वर्ब है रिकॉन। रिकॉन का मतलब होता है एस्टिमेट करना, कैलकुलेट करना, अंदाज़ा लगाना कैलकुलेशन के साथ। इट आया बैंक के लिए, इसकी वर्ब है हैड फोरकास्ट। फोरकास्ट 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 याद है ना, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, फोरकास्ट, स्प्रेड, कट, पुट, हर्ट, सारी ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी V1 V2 V3 सेम होती है। याद रखा करो, ये 10-12 वर्ड्स हैं, बार बार आएंगी। फोरकास्टेड नहीं होता, लिखने में फॉर्मल इंग्लिश में फोरकास्टेड नाम का कोई भी वर्ड नहीं है, V1 V2 V3 फोरकास्ट होती है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे द बैंक्स चीफ इकोनॉमिस्ट हैज़ सेड दैट देयर ओवरऑल असेसमेंट इज that GDP growth could actually be 1.3 percentage points lower or just 7.4%, but they refrained from making an adjustment of that magnitude in their headline projection due to some positive surprise in data such as strong digital services exports. अब देखो इंडिया को लाया 8.5 से 8 पे, लेकिन इसका मन था एक्चुअल में 7.4 पे लाने का। कह रहे जो बैंक का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट है ना, चीफ इकोनॉमिस्ट, कह रहे ये ऐसा कह चुके हैं, और क्या कह चुके हैं कि उनकी जो मोटी मोटी असेसमेंट है, जो उनका जायज़ा है, और क्या है जायज़ा, कह रहा है वो ये है
कि जो जीडीपी ग्रोथ है इंडिया की वो वास्तव में इससे भी 1.3 परसेंटेज पॉइंट कम हो सकती है। 8 नहीं, 8.7 नहीं, बल्कि सिर्फ 7.4, माइनस कर दो 1.3। कह रहे लेकिन फिर भी बैंक ने परहेज किया, फिर भी बैंक ने रिफ्रेन फ्रॉम किया मेक करने को ऐसी एक एडजस्टमेंट को, इस प्रकार की, इस मैग्नीट्यूड की, इस लेवल की, और किसके, उसके हेडलाइन प्रोजेक्शन में, उसके मेन जो है प्रेडिक्शन में। अच्छा क्यों किया भाई, बैंक ने क्यों परहेज किया? इसलिए किया क्योंकि कुछ पॉजिटिव सरप्राइजेस देखने को मिले हैं, अच्छे हैरानी की चीज़ें हमें देखने को मिली हैं हाल के कुछ डेटा में, जैसे कि बड़ा ही स्ट्रॉन्ग, बड़ा ही मजबूत डिजिटल सर्विस एक्सपोर्ट्स इंडिया का इस साल का। आ रही बात समझ में? तो चीफ इकोनॉमिस्ट यही बोला अगर मेरे मन की मानो ना तो 8.7 से 8 नहीं, मैं तो बोलूँगा 8.7 से 7.4 पे आऊँगा, लेकिन फिर भी मैं परहेज करूँगा, इतनी बड़ी करेक्शन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे देख करके लगता है कि कुछ अच्छा डेटा भी आ रहा है। इंडिया डिजिटल सर्विसेज में बहुत एक्सपोर्ट्स कर रहा है, आने वाले टाइम में ये 7.5 से 8 पे ले ही आएंगे कैसे भी करके। आगे कहानी समझ में? इकोनॉमिस्ट की वर्ब है हैज सेड, असेसमेंट की वर्ब है इज, ग्रोथ की वर्ब है कुड बी, दे की वर्ब है रिफ्रेंड फॉर्म, दे आया इस बैंक के लिए, है ना। इट भी आ सकता था यहाँ पे, याद रखना, यहाँ पे इट भी आ सकता था बैंक के लिए। अच्छा, रिफ्रेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, किसी चीज़ से दूर रहना, परहेज करना। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेवल, स्केल, प्रोजेक्शन आप जानते हो, समझ गए ना, भविष्यवाणी, असेसमेंट। बढ़ते हैं आगे। कह रहा द टेपिड पोस्ट कोविड रिकवरी इन इंडियाज हाउस होल्ड कंजप्शन विल बी फर्दर हैम्ड इन बाय हाई इन्फ्लेशन एंड द इनकम्प्लीट लेबर मार्केट रिवाइवल। अब देखो ये जो इसने कहा है, यहाँ पे इसने बात को ड्रॉप कर दिया। अब ये एडिटर अपना खुद का डेटा लेकर के आ गया, वर्ल्ड बैंक को तो छोड़ दो, अलग कर दो। अब कह रहा है जो ल्यूक वार्म या टेपिड या गुनगुनी जो रिकवरी है, टेपिड का मतलब होता है ठंडी, गुनगुनी माइल्ड। कह रहा है जो माइल्ड सी रिकवरी आई है कोविड के बाद में इंडिया में, और किस में, घरेलू कंजम्पशन में, प्राइवेट कंजम्पशन में, कह रहा है वो और ज़्यादा हैम इन होगी, वो और ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट होगी, समझ गए। और किसके द्वारा? महंगाई की वजह से, हाई इन्फ्लेशन की वजह से। और दूसरी चीज़ एक और है, और वो है इनकम्प्लीट लेबर मार्केट रिवाइवल। अभी तक जो मजदूर घर गए थे लॉकडाउन के बाद, लौटे नहीं हैं, लेबर मार्केट में मजदूरों का रिवाइवल होना अभी भी बाकी है। तो ये आर्टिकल ने अपना भी बीच में जोड़ दिया, इस एडिटर ने अपनी राय, कि वर्ल्ड बैंक जो कह रहा है ना उसमें दिक्कत भी है, अभी तक रिकवरी जो आई थी वो जो और ज़्यादा जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, और लेबर मार्केट रिफॉर्म ना होने की वजह से, रिवाइवल ना होने की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से रिकवरी कम रहने वाली है। रिकवरी की वर्ब है विल बी हैम्ड इन, हैम इन का मतलब होता है किसी चीज़ का, समझ गए ना, रेस्ट्रिक्ट हो जाना, लिमिटेड हो जाना, छोटा हो जाना। हाउस होल्ड मतलब घरेलू। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मोर इंपॉर्टेंटली अ नाउ कास्ट of high frequency indicators by the bank's mandarins suggest India's growth was already experiencing a relative slowdown in the January to March 2022 quarters compared to previous quarters। अब इसने क्या किया एडिटर ने? वर्ल्ड बैंक की बातें नहीं कर रहा, वर्ल्ड बैंक का डेटा उठा के ले आया, अगली लाइन में बता रहा है कि इसके डेटा का मीनिंग क्या है। कह रहा है और इंपॉर्टेंट बात ये और बता रहा है आपको कि एक नाउ कास्ट जो है ना, नाउ कास्ट क्या होता है? रीसेंट फोरकास्ट, ऐसी फोरकास्ट जो नाउ अभी अभी हुई हो, रीसेंट फोरकास्ट, ठीक है, नाउ कास्ट। कह रहा है अभी अभी जो एक फोरकास्ट हुई है, जो डेटा आया है हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स का, और किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों के द्वारा, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा। कह रहा है ये नाउ कास्ट जो है ना सजेस्ट करता है कि इंडिया की ग्रोथ जो है पहले से ही अनुभव कर रही थी, महसूस कर रही थी, एक्सपीरियंस कर रही थी एक कंपैरेटिव स्लो डाउन को, मंदी को। और कब? इस पिछले क्वार्टर में, जनवरी से 22 की तिमाही में। और किसके मुकाबले? इससे पहले के क्वार्टर्स के मुकाबले, सितंबर से दिसंबर और जुलाई से सितंबर। आगे बात समझ में? तो इसने डेटा को एनालाइज किया, और डेटा को एनालाइज करके बता रहा है कि वर्ल्ड बैंक का डेटा में ये बताता है कि इंडिया तो पहले से ही थोड़ा सा मंदी में चल रहा था यूक्रेन वॉर होने से पहले। नाउ कास्ट आप समझ चुके हो, रीसेंट फॉरकास्ट। नाउ कास्ट की वर्ब है सजेस्ट, इंडिया की ग्रोथ की वर्ब है वॉज एक्सपीरियंसिंग। चलो आगे बढ़े। मैंड्रिन वर्ड आप जानते हो ना, ब्यूरोक्रेट को बोलते हैं, अधिकारी को बोलते हैं, ऑफिशियल को, है ना। चलो, कह रहा है इंडियाज रिकवरी वेरीज वाइडली अक्रॉस सेक्टर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग रिमेन्स ट्रबल्ड ड्यू टू वीक डिमांड एंड इंक्रीजिंग आउटपुट इनपुट कॉस्ट। अब कह रहा है एक और प्रॉब्लम भी है भाई, ये सब तो बैंक का डेटा देख के बताया इसने, किसने? एडिटर ने। कह रहा है एक और प्रॉब्लम भी है, इसको ये पता लगा एडिटर को कि इंडिया की जो रिकवरी है वो वेरी करती है, वो अलग अलग टाइप की है, और कहाँ बहुत ज़्यादा वेरी करती है? सेक्टर्स के अंदर, किसी सेक्टर में बहुत ज़्यादा, आईटी में, किसी सेक्टर में बहुत कम। तो ये चीज़ भी इसको पता लगी है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ना वो अभी भी ट्रबल्ड है, अभी भी परेशानियों से भरा है। और किस वजह से? एक तो डिमांड कम होने की वजह से, और दूसरा बढ़ते हुए कच्चे माल की कीमतों की वजह से
इनपुट कॉस्ट की वजह से। इनपुट मतलब जिससे माल तैयार होगा, इनपुट मतलब कच्चा माल, है ना। तो ये भी बता रहा है कि रिकवरी जो है अनइवन सी है, किसी सेक्टर में ज़्यादा किसी में कम, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तो हालत बहुत ही पतली है। अब कह रहा है ये मैं कैसे बता रहा हूँ, आर्टिकल ये कैसे लिख कर आ रहा है एडिटर, कह रहा है दिस इज बोर्न आउट बाय द लेटेस्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट डेटा। कह रहा है ये जो चीज़ मैंने बोली है ना, ये हवा हवाई नहीं है, ये चीज़ बोर्न आउट होती है, पैसिव वॉइस में कंफर्म होती है। बेयर आउट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को कंफर्म या सपोर्ट करना, और किसके द्वारा, लेटेस्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट डेटा के द्वारा, जो अभी अभी हमें मिला है। समझ गए ना, इंडस्ट्री से कितना मैन्युफैक्चरिंग कितना आउटपुट आ रहा है उस डेटा के हिसाब से। चलो आगे बढ़े। दिस की वर्ब है इज बोर्न आउट, पैसिव वॉइस में बेयर आउट करना, किसी चीज़ को कोरोबोरेट, सपोर्ट या वेरीफाई करना, कंफर्म करना। आ जाओ नेक्स्ट सेक्टर, नेक्स्ट अपने पैराग्राफ पे। अब वर्ल्ड बैंक के अलावा दूसरी एजेंसीज और आरबीआई का क्या कहना है, कह रहा है द वर्ल्ड बैंक्स प्रोग्नोस्टिकेशंस अबाउट इंडियाज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स सीम मोर सैंग्विन देन सम अदर्स। कह रहा है वर्ल्ड बैंक का जो प्रोग्नोस्टिकेशन है, जो प्री डायग्नोसिस है, प्रोग्नोसिस है, जो भविष्यवाणी है, और किसके बारे में, इंडिया की ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट को लेकर के, इंडिया के विकास की संभावनाओं को लेकर, प्रोस्पेक्ट मतलब संभावना। कह रहा है ये प्रोग्नोस्टिकेशन जो है ना, दिखाई देते हैं बहुत ही ज़्यादा आशावादी बजाय कई दूसरी संस्थाओं के। तो वर्ल्ड बैंक तो बड़ा नरमी से बता रहा है, इंडिया के साथ तो बहुत और भी ख़राब चीज़ें शायद हो सकती हैं अगर दूसरों की सुने तो। आगे बात समझ में। प्रोग्नोस्टिकेशंस की वर्ब है सीम, सैंग्विन का मतलब होता है वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आगे बढ़ो। कह रहा था एशियन डेवलपमेंट बैंक एक्सपेक्ट्स इंडिया जीडीपी फॉर द ईयर टू राइज 7.5% विद रिटेल इन्फ्लेशन ऑफ अराउंड 5.8%। कह रहा वर्ल्ड बैंक की तरह ही एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है एडीबी, अगेन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ए बड़ा बी बड़ा डी बड़ा आगे लगा हुआ द। तो द वर्ल्ड बैंक की तरह ही जैसे ही द एडीबी है, ये एक्सपेक्ट करता है कि इंडिया की जीडीपी इस साल के लिए बढ़ने वाली है 7.5% पे, और कैसे, रिटेल इन्फ्लेशन के 5.8% के अराउंड आसपास होने के साथ ही। तो ये तो और भी कम बता रहा है भाई। वर्ल्ड बैंक बोला 7.7 और ये बोल रहा है 7.5, तो इस वजह से इसने और ख़राब बताया है। एडीबी की वो एक्सपेक्ट्स। आगे बढ़े। कह रहा है एंड द आरबीआई रीसेट ग्रोथ होप्स from 7.8% in February to 7.2%, while raising its inflation projection for the year more sharply from 4.5% to 5.7%। कह रहा है इसके बिल्कुल उल्टा आरबीआई, वो तो और ही कुछ कह रहा है। कह रहा है आरबीआई ने रीसेट कर दिया, आरबीआई ने नया बना दिया। रीसेट करना मतलब किसी चीज़ को नए सिरे से तैयार करना, और किसको, अपनी ग्रोथ की संभावनाओं को, होप्स को, आशाओं को। और कहाँ से कहाँ तक, पहले थी इसको 7.8% फरवरी के अंदर, अब ये आ गया 7.2% पे अप्रैल के अंदर। तो ऐसे आरबीआई ने खुद की जो है सोच को भी बदल दिया है, 7.8 से 7.2 पे ले आया है। और ये कैसे लाया है, रेज करते हुए, बढ़ाते हुए, उठाते हुए इसकी इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन को, इन्फ्लेशन की प्रेडिक्शन को इस पूरे साल के लिए। और कहाँ से, बहुत ही ज़्यादा बढ़ाया है इसने, शार्पली, एक्यूटली 4.5% से लेकर के 5.7% तक। तो कह रहा था पहले 4.5 इन्फ्लेशन रहेगा, 7.8 ग्रोथ रहेगी। 2 महीने में आरबीआई को लगा कि इन्फ्लेशन तो ज़्यादा रहेगा 5.7 और ग्रोथ रहेगी और भी कम 7.2। इस हिसाब से देखो तो वर्ल्ड बैंक तो बहुत ही नरमी से पेश आ रहा है इंडिया के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेकर के। आरबीआई की वो है रिसेट, रेजिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जब आरबीआई ने रिसेट किया तभी इसने रेज भी कर दिया। बड़े आगे ऐसे पढ़ना होता है कहानी की तरह। रिसेट रिसेट रिसेट, ये सेट की ही फॉर्म है। सेट 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 चेंज नहीं होता, V1 V2 सेम 3 होती है, सेम होती है। वैसे ही रिसेट 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 V1 V2 V3 सेम है। कह रहा इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू ट्रेंड मच हायर, इवन अबव 7% इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर एंड वेल ओवर द कंफर्ट थ्रेशोल्ड ऑफ 6% ओवर द फुल ईयर। अब कह रहा है इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, कह रहा है जो अर्थशास्त्री हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्फ्लेशन जो है रुझान में रहेगा, ट्रेंड में रहेगा और भी ज़्यादा मच हायर। और कह रहे हैं यहाँ तक कि 7% से भी ज़्यादा पहले जो है 6 मई में, फर्स्ट हाफ में इस साल के, और बहुत ज़्यादा रहेगा, वेल ओवर रहेगा, बहुत ज़्यादा ऊपर रहेगा उस कंफर्ट थ्रेशोल्ड के, उस आरामदायक लिमिट के, थ्रेशोल्ड के, जो है 6% की पूरे साल के लिए, जिसको आरबीआई ने तय करके रखा है। तो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट तो कुछ और ही बता रहे हैं, 7% इन्फ्लेशन रहने वाला है, 6% से ऊपर रहेगा पूरा साल। इकोनॉमिस्ट की वर्ब है एक्सपेक्ट, ट्रेंड का मतलब होता है रुझान में बने रहना, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है लिमिट, ब्रिंक, वर्ज, है ना। किसी भी चीज़ की थ्रेशोल्ड होती है ना, जैसे आपको पेपर देना बैंक का, तो आपके लिए मार्क्स होने चाहिए कम से कम 60% ग्रेजुएशन में। तो 60% लिमिट रखी है बैंक ने कि ये दहलीज है, इसके नीचे वालों को हम बैंक के पेपर में नहीं बैठने देंगे। तो ऐसे ही आरबीआई की थ्रेशोल्ड, आरबीआई ने इन्फ्लेशन की थ्रेशोल्ड रखी है 6%, इससे ज़्यादा हम नहीं होने देंगे, है ना। कम या ज़्यादा दोनों की लिमिट हो सकती है थ्रेशोल्ड।
चलो अब एक कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, फटाफट देख लें। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए ऐसा सेंटेंस हो, स्मृति इज स्मार्टर देन सृष्टि। स्मृति जो है ज़्यादा स्मार्ट है सृष्टि से। अब हुआ क्या, सृष्टि से तो स्मार्टर थी जो है स्मृति, लेकिन आपको एक और लड़की मिली समीक्षा। समीक्षा जो है सृष्टि से और भी ज़्यादा स्मार्ट निकली। भाई सृष्टि थी 10, स्मृति निकली 12 और समीक्षा निकली 21। तो आपने बोल दिया समीक्षा जो है ना इज मोर स्मार्टर देन सृष्टि। आ गई बात समझ में। तीन तीन चीज़ों को कंपेयर करने लग रहे हो, सुपरलेटिव डिग्री के आगे मोर लगा रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट यही कहता है, जब सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी आपको कोई एडवर्ब लगानी हो तो मोर नाम की एडवर्ब को यूज़ ना करें। कौन सी एडवर्ब यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे मच को और या यूज़ करेंगे फार को। आ गई बात समझ में। स्मृति इज स्मार्टर देन सृष्टि, ये ठीक है, और समीक्षा इज मच स्मार्टर देन सृष्टि, ये भी ठीक है। अब मच स्मार्टर यही बता रहा है कि सृष्टि 10 थी, स्मृति 12 थी और समीक्षा जो है 21 है ना, मच स्मार्टर। मच की जगह पे फार स्मार्टर भी लिख सकते हो। इसी तरीके से सुपरलेटिव डिग्री में भी ऐसा ही होता है। मान लीजिए सारी कारें खड़ी हैं और आपने मर्सिडीज़ निकाली और आपने बोला मर्सिडीज़ जो है सबसे तेज़ कार है इन सभी कारों में, मर्सिडीज़ इज़ द फास्टेस्ट ऑफ ऑल कार्स। लेकिन फिर क्या हुआ, अगले दिन आपको बुगाती दिख गई, आपने बोल दिया यार बुगाती जो है ना तेज़ में भी तेज़ है, मोस्ट फास्टेस्ट है सभी कारों से। आ गई बात समझ में। जब आपको इंटरनल कंपैरिजन करना हो सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री से, तो सुपरलेटिव के आगे मोस्ट को यूज़ ना करें। जैसे यहाँ क्या यूज़ किया था, मच या फार को, यहाँ भी यूज़ करेंगे मच या फार को। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है, सुपरलेटिव डिग्री अपने आगे द लेगी तो आप लगाएं मच द, और फार के आगे भी लगाएं फार द। बस इतनी सी बात, मच द और फार द, और फार के आगे बाय लगाना ना भूलें। तो ये स्ट्रक्चर पूरी ऐसे बनती है, मच द या बाय फार द। तो सेकंड सेंटेंस ऐसा बनेगा, बुगाती इज, अब इस द को तो मोस्ट को निकाल देता हूँ, ये द को भी निकाल देता हूँ, यहाँ लिखूंगा या तो मच द फास्टेस्ट या बाय फार द फास्टेस्ट। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, हमेशा के लिए नहीं भूलोगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कभी भी मच या मोर को कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री के आगे यूज़ नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, आज के क्विज में यूज़ करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को। कह रहा मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी मेंटेन्स नीड टू एड्रेस इन्फ्लेशन मोर एग्रेसिवली लेस्ट इट डिटेल्स इकोनॉमी विच द बैंक हैज़ वांट कुड रिन्यू प्रेशर और इंप्रूविंग बैंक एंड कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स। कह रहा है जो मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी के जो मेंटेन्स हैं, मॉनेटरी और फाइनेंशियल नीति को बनाने के जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े फाइनेंस ऑफिसर में जो बैठे हैं, फाइनेंस जो है मिनिस्टर के पास, कह रहा है इनको ज़रूरत है कि एड्रेस करें इन्फ्लेशन को, संबोधित करें महंगाई को और ज़्यादा एग्रेसिवली और ज़्यादा एग्रेशन के साथ। कह रहा है लेस्ट कहीं ऐसा ना हो ये महंगाई डिरेल कर दे इस इकॉनमी को, इस रिकवरी को, जिसको बैंक वार्न कर चुका है कि वो रिन्यू करेगी, जो चीज़ बैंक वार्न कर चुका है कि फिर से नया करेगी, ताज़ा करेगी दबाव को, प्रेशर को, और किस पे, इम्प्रूव करने में बैंक और कॉरपोरेट बैलेंस शीट्स को। आई बात समझ में। तो इनको काम करना पड़ेगा अधिकारियों को इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, नहीं तो पूरी इकॉनमी जो है, अर्थव्यवस्था जो है डिरेल यानी कि पटरी से उतर सकती है। और ये चीज़ बैंक कह चुका है कि ये चीज़ जो है ना नया प्रेशर पैदा कर देगी सारे कॉरपोरेट बैलेंस शीट्स पे, बिजनेसेस के ऊपर, कि आप अच्छा परफॉर्म करो इन्फ्लेशन होने के बावजूद। मैंड्रिल्स की वर्ब है नीड, लेस्ट के बाद इट आया, इसकी वर्ब है डिरेल्स, विच की वर्ब है कुड रिन्यू, और बैंक की वर्ब है हैज़ वांट। समझ गए ना। चलो एक कॉन्सेप्ट करवा दें आपको फटाफट। यहाँ पे मैंड्रिन आप देख चुके हो ना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इसके लिए सही वर्ड होता है ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट की स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी, नहीं लिखोगे तो कभी नहीं लिख पाओगे। इसको याद करने का तरीका ऐसा है, इसको ऐसा बोलो, ब्यूरियो ब्यूरियो ब्यूरियोक्रेट, ठीक है, ब्यूरियोक्रेट। अगर ऐसा बोल के लिखोगे तो स्पेलिंग याद रह जाएगी, नहीं तो ये स्पेलिंग ऐसी है पेपर में आती है, हवा भी नहीं लगेगी आपको सही स्पेलिंग कौन सी है। तो सब लोग लिखने की कोशिश करो, ब्यूरियोक्रेट ऐसा बोल करके लिखोगे, स्पेलिंग कभी भी नहीं भूलोगे। मतलब मेरा पर्सनल तरीका यही है, आपको कोई और ट्रिक समझ में आती है तो उसको लगा लो, बस याद रखनी है, अपना ऑब्जेक्टिव ये है। आगे बढ़े, ग्रामर का कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। इसी की तरह एक वर्ड होता है अनटिल, इसका मतलब है जब तक ऐसा ना हो। और इसी की तरह एक मिलता जुलता वर्ड होता है अनलेस, इसका मतलब होता है अगर ऐसा ना हो। दिक्कत यह है कि तीनों की तीनों कंजंक्शन में ना ऑलरेडी आ रहा है, ना ऑलरेडी आ रहा है। तो इसका मतलब पता क्या है, इनमें नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी में ना ऑलरेडी इनमें आ ही जाएगा, नॉट इनके अंदर ऑलरेडी फिक्स्ड है। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं, है ना, तभी पता लगेगा। इन्फ्लेशन इज एस्टिमेटेड टू रिमेन हाई अंटिल द वॉर डजेंट एंड। इन्फ्लेशन एस्टिमेटेड है कि बहुत ज़्यादा रहेगा, महंगाई बढ़ी रहेगी, ऊंची रहेगी, जब तक वॉर ख़त्म नहीं हो जाती।
हिंदी में ठीक है, इंग्लिश में गलत है। जब तक वॉर ख़त्म नहीं हो जाती, अरे भाई अंटिल में नहीं आ चुका है, यहाँ पे नोट मत लगाओ, तो यहाँ पे लिखो अंटिल द वॉर। अब डज नॉट निकाल रहा हूँ, इंडेफिनिट टेंस बन गया वॉर एंड्स। इसका मतलब ये अपने आप में कि जब तक वॉर खत्म ना हो। तो अनटिल के, अनलेस के और लेस्ट के बाद वाले क्लोज में, पहले वाले की बात नहीं कर रहे हम, इसमें तो कुछ भी आ सकता है मीनिंग के हिसाब से। बाद वाले क्लोज में नॉट ऑलरेडी लगा हुआ है, अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में। वैसे ही अनलेस को देखो, फ्यूल प्राइसेस माइट रिमेन हाई अनलेस द गवर्नमेंट डजंट कट टैक्सेस। फ्यूल प्राइसेस ऊंचे रह सकते हैं अगर ऐसा ना हो, और कैसा ना हो, सरकार टैक्स को ना काटे। अगर सरकार टैक्स को कम ना करे ना, अगर ऐसा ना हो तो फ्यूल प्राइसेस ऊंचे रह सकते हैं। अगेन देखो, ना हो तो ना ऑलरेडी आ चुका है, तो डजंट कट को निकाल दो, इंडेफिनिट टेंस बना दो और आगे लिख दो कट्स, अनलेस द गवर्नमेंट कट्स टैक्सेस। वैसे ही लेस्ट के साथ में, लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो। अपने बोलते हैं ना तेज चलो कहीं गाड़ी ना छूट जाए, वैसे ही वी आर वर्किंग हार्डर लेस्ट वी डोंट मिस द डेडलाइन। हम हार्डवर्क कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम डेडलाइन को मिस कर दें, इसलिए हार्डवर्क कर रहे हैं कि हम जो है कहीं डेडलाइन को मिस ना कर दें। तो भाई ना ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ से डोंट को निकाल दो, यहाँ लिखो वी मिस द डेडलाइन। अब ध्यान रखें, लेस्ट के बाद वाले क्लोज में नोट तो नहीं आएगा, लेस्ट के बाद वाले क्लोज में नोट तो नहीं आएगा, लेकिन आपको क्या देखना है, हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता द कंपनी, हम ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कंपनी डेडलाइन को मिस कर दे, तो कंपनी के लिए मिस ही जाना चाहिए ना भाई। ऊपर गवर्नमेंट के लिए कट्स आया, वॉर के लिए एंड्स आया, लेकिन लेस्ट के साथ में हमेशा और हमेशा क्या आती है, वर्ब की बेस फॉर्म। तो नोट तो निकल ही जाएगा सर, लेकिन वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, कंपनी के साथ में भी ईएस के बिना ही लिखने वाले हो आप मिस। बस यही कॉन्सेप्ट है। और ये होता क्यों है, क्योंकि लेस्ट के बाद में शुड जो है ये हिडन होता है। लेस्ट के बाद में शुड क्या होता है, हिडन होता है। इस शुड को आप रख भी सकते हो और निकाल भी सकते हो। आप ऐसा भी लिख सकते हो, लेस्ट द कंपनी शुड मिस द डेडलाइन, और आप ऐसा भी लिख सकते हो, लेस्ट द कंपनी मिस द डेडलाइन, बिना शुड के। लेकिन शुड है या नहीं, अपने बाद में जो बेस फॉर्म इसने लेनी है वो तो आपको अभी से ही लगा देनी है, शुड को चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेस्ट का, अलग से इसको ध्यान रखना। बेस फॉर्म आएगी, शुड ऑप्शनल है, और कोई फॉर्म मत लगाना, लेस्ट के बाद में नोट भी नहीं आता बाद में। बढ़े आगे, आज के क्विज में यूज होगा ये कॉन्सेप्ट। कह रहा देयर इज अ नीड टू रीथिंक ग्रोथ इंजन्स एज वेल, द परस्यूट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इंडिकेट्स अ फ्रेश स्टांस। कह रहा इस चीज़ की भी एक ज़रूरत है कि हम रीथिंक करें, पुनर्विचार करें ग्रोथ इंजन्स पे, ग्रोथ के ड्राइवर्स पे भी एज वेल। अब क्या कह रहा है जो परस्यूट है ना, जो हमारा ख्वाहिश है, जो हमारी इच्छा है, जो क्वेस्ट है, डिज़ायर है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का, कह रहा है ये परस्यूट इंडिकेट करता है एक नई मुद्रा, एक पोजीशन, एक नए स्टांस को। आई बात समझ में। तो ग्रोथ के इंजन्स को भी हमें फिर से सोचना है, और मोदी सरकार का जो रवैया है, जो स्टांस है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का, ये भी कुछ नई शुरुआत को, फ्रेश स्टांस को इंडिकेट कर रहा है। अच्छी चीज़ है। नीड की वर्ब है इज, परस्यूट मतलब ख्वाहिश, क्वेस्ट, डिज़ायर, इसकी वर्ब है इंडिकेट्स। स्टांस मतलब पोजीशन, आपका किसी चीज़ को लेकर के रवैया। रीथिंक, रिव्यू है ना, रिकंसीडर, सबका मतलब है पुनर्विचार करना, फिर से ख्याल करना। कह रहा द शनिंग ऑफ आरसीपी नीड्स अ रिविजिट एज एडवाइज्ड बाय की अलाई जापान, लेट्स राइवल्स लाइक वियतनाम डेंट इंडियाज फ्यूचर एक्सपोर्ट्स इन जॉब इंटेंसिव सेक्टर्स सच एज टेक्सटाइल्स। कह रहे जो शन करने का काम है, जो दूर रहने का काम है, एश्यू या अवॉइड करने का काम है, RCEP नाम के इस ट्रेड पैक्ट को, रीजनल कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप है ना, RCEP फुल फॉर्म इसकी देख लेना। कह रहे हमने जो इसको शन किया है, इस RCEP से हम दूर रहे हैं, इस बात को भी एक रीविजिट, एक पुनर्विचार की ज़रूरत है। रीविजिट मतलब फिर से विजिट करना, फिर से किसी ख्याल पे गौर करना। तो कह रहे इस शनिंग को भी फिर से हमें देखना चाहिए, शायद इसकी ज़रूरत हो हमें RCEP की। कह रहा है जैसा एडवाइस किया गया हमारे खास दोस्त के द्वारा, जापान के द्वारा। और क्या एडवाइस किया उसने, कहीं ऐसा ना हो लेस्ट हमारे जो राइवल्स हैं, जो कॉम्पिटिटर हैं, जैसे कि वियतनाम, वो डेंट कर दें, चोट मार दें इंडिया के फ्यूचर एक्सपोर्ट्स में। और कैसे, ऐसे सेक्टर्स में जो जॉब इंटेंसिव हैं, जिनमें जॉब्स बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं, जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर, जैसे कि कपड़ा मिले। आई बात समझ में। तो सही कर रहे हैं हम इस तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करके, लेकिन RCEP के बारे में भी सोचना होगा, जिसको हमने अभी तक ठुकराया हुआ है। जापान के हिसाब से हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वियतनाम हमसे आगे निकल जाएगा RCEP का सारा लेकर के। शनिंग की वर्ब है नीड्स, राइवल्स की वर्ब है डेंट। टेक्सटाइल्स का मतलब होता है टेक्सटाइल बनाने की इंडस्ट्री, कपड़ा इंडस्ट्री
है ना। प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक, प्लास्टिक्स का मतलब होता है प्लास्टिक बनाने की इंडस्ट्री। आ रही बात समझ में? ऐसे मटेरियल्स के आगे एस लगा करके उनकी इंडस्ट्री को अपने डिनोट करते हैं। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा। बढ़ेंगे आगे। लेस्ट अगेन वही है, कहीं ऐसा ना हो। वियतनाम डेंट, वियतनाम डेंट, डेंट्स नहीं लिखा। आई बात समझ में? राइवल्स डेंट है ना। अच्छा ये तो राइवल्स है, और वैसे भी अगर राइवल भी होता तो भी डेंट ही आने वाला था, वर्ब की बेस फॉर्म आती है लेस्ट के बाद में, और शुड भी आ सकता है। चलिए लास्ट सेंटेंसेज हैं एक दो। कह रहा द फार्म सेक्टर दैट हैज सो फार बीन रेसिलियंट थ्रू द पैंडमिक्स वर्स्ट फेजेस एंड कुड नाउ गेन ड्यू टू हाई ग्लोबल फूड प्राइसेस नीड्स केयरफुल हैंडलिंग टू। कह रहे जो फार्म सेक्टर है, जो खेती का सेक्टर है, जो कि अभी तक बड़ा रेजिलियंट रहा है, बड़ा ही गिर के खड़ा होने वाला रहा है, फुल ऑफ बाउंस बैक रहा है। और किस दौरान? पूरे दौरान पैंडमिक के सबसे खराब फेजेस के दौरान। कह रहा है अब वो गेन कर सकता है, अब उसमें नफ़ा नुकसान हो सकता है, नफ़ा हो सकता है। और किस वजह से? हाई ग्लोबल फूड प्राइसेस की वजह से। आई बात समझ में? कह रहा है इसलिए फार्म सेक्टर को थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, और इसीलिए फार्म सेक्टर को ज़रूरत भी है केयरफुल हैंडलिंग की भी, सही तरीके से इससे हैंडल किए जाने की भी। आगे बात समझ में? सेक्टर की वर्ब है नीड्स। ये पूरा का पूरा फार्म सेक्टर के लिए आया है। दैट के पहले कॉमा नहीं आता, तो ये दैट और दैट के पहले जो कॉमा देख रहे हो दोनों टेक्निकली नहीं होने चाहिए। दैट हैज़ बीन रिसिलियंट एंड दैट कुड गेन। दैट की वर्ब्स हैं दोनों, हैज़ बीन और कुड नाउ गेन। बढ़ेंगे आगे। अच्छा ये बताओ वर्स के आगे द क्यों नहीं लगा? सब लोग कमेंट में पेस्ट करेंगे, पोस्ट करेंगे। वर्स तो द सुपरलेटिव डिग्री लेगा, गुड, बेटर, द बेस्ट। आ रही है ना समझ में? बैड वर्स द फर्स्ट, स्मार्ट स्मार्टर द स्मार्टेस्ट। तो द वर्स्ट यहाँ पे क्यों नहीं लगा? सब लोग यहाँ पे पोस्ट करेंगे। रेजिलियंट मतलब गिर के खड़ा होने वाला। कह रहा वाइल द नॉर्मल मानसून फोरकास्ट बोर्ड्स वेल फॉर द खरीफ क्रॉप एंड होपफुली रूरल डिमांड्स द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स बी इट फर्टिलाइजर्स और चिकन फीड इज राइजिंग शार्पली फॉर फार्मर्स टू। कह रहे जहाँ मानसून की जो फोरकास्ट है नॉर्मल होने की, इस साल का मानसून बिल्कुल सही होने की, सामान्य होने की, कह रहे ये फोरकास्ट बड़ा अच्छा इशारा करती है, बोर्ड वेल करती है। और किसके लिए? मानसून की फसल के लिए, खरीफ की फसल के लिए, जो बिल्कुल मानसून से पहले अपने बोते हैं, जैसे कि चावल है, मक्का है ना। कह रहे जहाँ पे नॉर्मल जो है मानसून है, बड़ा अच्छा हमें इशारा दे रहा है इस साल की मानसून फसल के लिए जो अभी हम बोने वाले हैं। और कह रहे वैसे ही होपफुली रूरल डिमांड जो है, और वो कौन सी डिमांड है भाई? वो वाली डिमांड जो कि कीमत होती है इनपुट्स की, कच्चे माल की, चाहे बात हो खाद की, फर्टिलाइज़र की, पेस्टिसाइड्स की, या फिर चिकन फीड की, मुर्गी पालन में खाना जो है मुर्गों को दिया जाता है उसकी। कह रहा है रूरल डिमांड भी राइज कर ली है शार्पली, बहुत तेज़ी से फार्मर्स के लिए भी। तो लास्ट में इसने सिल्वर लाइनिंग बताई है। सारी प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है ठीक हो ख़राब हो, लेकिन लास्ट वाली लाइन बड़ा हमें सैंग्विन बना रही है। मानसून इस साल अच्छा रहेगा, रूरल डिमांड जो है बढ़ती जा रही है, इससे कुछ अच्छी चीज़ें भी निकलने को आएंगी। आगे बात समझ में? फोरकास्ट की वर्ब है बोर्ड वेल, रूरल की डिमांड की वर्ब है इज राइजिंग। बी इट का मतलब है चाहे जैसा हो। बोर्ड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, है ना। बोर्ड वेल का मतलब होता है अच्छी भविष्यवाणी करना, प्रेजेंट अ गुड साइन फॉर द फ्यूचर। चलिए ये होता है फाइनेंशियल आर्टिकल्स। इस तरीके से कहानी की तरह आपको पढ़ना होता है। किसने क्या कहा? पहले वर्ल्ड बैंक ने अपनी कहानी गाई, फिर इंडिया के लिए कहानी गाई, फिर वर्ल्ड बैंक की जगह इसने जो अपनी खुद की कहानी ले आया, एडिटर अपने खुद के डेटा को ले आया। फिर ये एशियन डेवलपमेंट बैंक को लेकर के आया और बता रहा है कि वर्ल्ड बैंक तो बड़ा ही नरम था। फिर आरबीआई के जो है एस्टीमेट को लेकर के आया, आरबीआई बड़ा सख्त निकला। फिर इकोनॉमिस्ट की बात लेकर के आया, वो तो कुछ और ही बता रहे हैं, वो तो और भी ज़्यादा सख्त हैं। फिर लास्ट में लेकर के आया कि हमें करना क्या है, हमें कुछ अच्छा करना पड़ेगा, नया कुछ सोचना पड़ेगा, अपने स्टांस को बदलना पड़ेगा, नए जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे। आरसीपी की तरफ भी देखा जा सकता है, वियतनाम से भी हमें आगे आकर के राइवलरी बनने को देखने को मिल सकती है। फार्म सेक्टर इस साल अच्छा रहेगा, बहुत रेजिलियंट रहा है इस साल। फार्म सेक्टर से बड़ी आशाएं हैं, रूरल डिमांड भी पिकअप कर रही है। फार्म सेक्टर जो फार्मर्स के लिए है उनके लिए अच्छी न्यूज़ इस साल देखने को मिल सकती है। तो ऐसे आप एडिटोरियल्स को या आर्टिकल्स को प्रोसेस करते हो, कोई भी कर सकता है। मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, आप ही की तरह, है ना। चलो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आ जाओ फटाफट अपने क्विज पे, 5 क्वेश्चंस हैं। देखो ब्यूरोक्रेट की स्पेलिंग खुद से लिखोगे, मैंने लिखवा दी है, सब लोग कोशिश करेंगे। सही आंसर को निकालो, इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आंसर को डाल रहा हूँ। मैंड्रिन क्या होता है? मैंड्रिन क्या होता है? 1 वर्ड है, इसका कोई ऑप्शन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, बिना ऑप्शन के बताओगे मैंड्रिन क्या होता है। सब लोग देखोगे इसको, है ना। क्लोज टेस्ट में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। पहले क्वेश्चन में आपको देखना है वर्ड्स कौन सी एडजेक्टिव की डिग्री है, पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव डिग्री है, उसके आगे कौन सा एडवर्ब सेट बैठेगा। आ गई बात समझ में?
डिग्री को पहचानो और उसके आगे सही एडवर्ब को पकड़ो। और पांचवें में आपको देखना है लेस्ट नाम का वर्ड कैसे ट्रीट करवाया जाता है इस वर्ड को। इसके बाद में नॉट आता है, नहीं आता है, किस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं, शुड आता है या नहीं आता है ना। तो ये पांचवें में आपको चेक करना है। फर्स्ट वाला कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, मैंने डेटा उठाया और डेटा को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। खरीफ की क्रॉप क्या होती है भाई? मानसून से पहले वाली होती है, बाद वाली होती है। एशियन इकोनॉमीज़ के लिए वर्ल्ड बैंक का ओरिजिनल जीडीपी प्रोडक्शन क्या था? 7.6% था या 8.7% था, है ना। तो ये 3-4 चीज़ें आर्टिकल से मैंने उठाई और एक चीज़ को मैंने गलत कर दिया है। गलत वाली आपको पकड़नी है। सब लोग कोशिश करेंगे। आरसी के क्वेश्चंस हैं। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आंसर्स रखे हैं पांचों के हिंट्स के साथ में। मेरे आंसर से अपना मैच कर लेना। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें सेशन को। कोर्सेज अवेलेबल हैं एप्लीकेशन पे, डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं। इंग्लिश की तैयारी अपनी एप्लीकेशन से अच्छे से मेहनत करो, हो जाएगी आपकी, है ना, ऐप से ही। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।